नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और मेरे साथ इस वक्त मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत सर भी मेरे साथ हैं और स्वागत इंडिया न्यूज पर है। और दूसरी तरफ चांद भी तैयार है चंद्रयान का स्वागत करने की। राणा सर, ये ऐसा वक्त है, हिंदुस्तान के जितने भी 140 लोग हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि लैंडिंग कब हो। 6:04 पर जैसे ही वक्त होगा उसके बाद लैंडिंग के लिए कमांड दे दिया जाएगा। जो बेंगलोर में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वो लगातार ट्रैक कर रहा है। जो डेटा वहाँ से आ रहा है, जो प्रज्ञान भेज रहा है उसके ज़रिए, या फिर विक्रम भेज रहा है, लैंडर है उसके ज़रिए, फिर यहाँ से इनपुट दिया जा रहा है ताकि जो लैंडिंग वो बहुत स्मूथ हो, सेफ लैंडिंग हो, सॉफ्ट लैंडिंग हो, जिसके लिए दुनिया की नज़रें हिंदुस्तान के ऊपर टिकी हुई हैं। ये 140 करोड़ का देश दुनिया में एक इतिहास लिखने जा रहा है। जो स्पेस क्राफ्ट हमारा है वो स्पेस क्राफ्ट अब आखिरी चक्कर ले रहा अपने ऑर्बिट में, और 5:44 पर उसको फिर कमांड दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा लैंडिंग के लिए। और 6:04 पर होते ही लैंडिंग का कमांड जाएगा और फिर वहां से लैंडिंग रजत शुरू हो जाएगी। बिल्कुल हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। लिंक भी दिया है इसरो ने, उसको भी हम आपको दिखाएंगे, रूट कर दिखाएंगे कि कैसे कैसे चंद्रयान आगे बढ़ा है। जी हाँ, उसके अंदर ट्रैकर भी लगा हुआ है। ये जो 17 मिनट होंगे, मुझे लगता है अभी तो समय है हमारे पास, वो कहा जाता है ये जो आखिरी 17 मिनट होते हैं ये 17 मिनट्स ऑफ टेरर होता है। उसकी दो वजह है। पहला, जो लूनार ग्रेविटी है उसको चंद्रयान कैसे एक्सेप्ट करता है, थ्रेशोल्ड कैसे देखता है। पिछली बार भी, हालांकि चीजें सामने नहीं आई थी, लेकिन पिछली बार भी ये कहा गया था कि लैंडिंग तो हुई थी लेकिन क्रैश लैंडिंग हुई थी। लेकिन इस बार एआई इनेबल्ड है, अच्छे कैमरेज लगाए गए हैं, साथ ही साथ प्रोग्रामिंग की गई है। लेकिन राणा सर, लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर लैंडिंग के बाद कोई दिक्कत आती है, वहां पर धूल उड़ेगी, ऐसा लोगों ने कहा है, बहुत ज्यादा धूल उड़ेगी जिससे कैमरे और सेंसर्स में खराबी आ सकती है, तो थोड़ी देर के लिए वेट भी कर सकते हैं। इस बार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुरंत करना पड़ेगा। जो स्पीड होती है रजत, जब लैंडर लैंड करेगा उस समय धूल उड़ेगी और उस धूल के बैठने तक लैंडर के भीतर रोवर रहेगा। जैसे ही धूल बैठ जाएगी उसके बाद लैंडर का जो रैंप है वो खुलता है और फिर वहां से रोवर निकलेगा और वो टहलेगा। रोवर और लैंडर दोनों एक दूसरे के फोटोग्राफ्स लेंगे और फिर वो डेटा सेंटर में नीचे बेंगलोर में। राणा सर, एक मिनट रुक रहा हूं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। ठीक है राणा सर, ये 2-3 चीजें हैं। ये बार बार लोग कह रहे हैं कि चांद पर पहले ही बहुत सारे मिशन गए, यूएसएसआर का गया था, जापान का गया था, चीन का गया था, अमेरिका का गया था। लेकिन इस बार जो लोकेशन हिंदुस्तान ने चुनी है, पिछली बार के मुकाबले इस बार मेहनत ज्यादा थी, और साउथ पोल पर उतारना अपने आप में इतिहास रचने वाली बात। देखिए रजत, आप देखें तो पिछले कुछ वर्षों में, 10 वर्षों में चीन ने अपने 3 अभियान कामयाबी से वहां पूरे किए हैं। लेकिन 4 वर्षों के भीतर जापान, इजराइल, अभी रूस का लूना 25 और हमारा अपना जो चंद्रयान 2 था, ये 4 नाकाम भी रहे। इसलिए कहा जाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस बहुत हद तक आगे बढ़ जरूर गया है, लेकिन चांद पर सेफ लैंडिंग को लेकर के कोई प्रॉपर फॉर्मूला टेक्नोलॉजी अभी तक किसी देश के पास है नहीं। हिंदुस्तान ने इस बार एहतियातन वो सारी चीज़ें दुरुस्त की हैं जो चंद्रयान 2 के दौरान खामी के तौर पर देखी गई थी। इसीलिए इस बार इंजन 2 एक्स्ट्रा रखे गए हैं, 2 इंजन से काम कर रहे हैं। अगर दोनों इंजन बंद हो जाते हैं तब भी 2 इंजन आपके पास रहते हैं। आपके पास सेंसर्स लगे हुए हैं, सेंसर के जरिए पता चलता रहेगा कि आजू बाजू क्या चल रहा है, वहाँ गड्ढा है या चट्टान है, सही समतल जमीन है कि नहीं है। जो कैमरा है स्पॉट को, जैसे मैंने कहा ना कि 5:44 पे जो ऑन होगा वो ऑटोनोमस या अपने तरीके से ही लैंडिंग का जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा, जिसको ऑटो लैंडिंग। इंटेलिजेंस का इस बार ठीक ठाक तरीके से प्रयोग किया गया है। यहां तक मैंने पढ़ा और समझा कि अगर सब चीज माकूल नहीं है तो उसमें प्रोग्रामिंग इस प्रकार की है कि वो डिले कर सकता है खुद को बचाने के लिए। उसमें देखिए रजत क्या है कि इस बार मैं कहता ऑटो लैंडिंग सिस्टम जब ऑन हो जाता है, जो हमने फीड किया है, अगर उसको लगता है कि यहाँ लैंड करना सही नहीं है तो ऑटो लैंडिंग करेगा, यानी कि वो आसपास घूम करके देखेगा कि कौन सी जगह समतल है। क्योंकि चांद का वो हिस्सा जहाँ हम भेज रहे हैं उस हिस्से पर बहुत उबड़ खाबड़ हिस्सा है और वहाँ टेम्परेचर बहुत नीचे तक रात में चला जाता है। अब आज की तारीख में दिन होगा तो 23 अगस्त को चांद पर दिन होगा, और चांद का एक दिन जो होता है वो धरती के 14 दिन के बराबर होता है। यानी कि इस मिशन पर काम करने के लिए 14 दिन हमारे पास हैं। तो आज की लैंडिंग और आगे 14 दिन होंगे। तो इस दौरान लैंड कराने के बाद उस पर
रोवर का बाहर निकलना और फिर रोवर बाहर निकल करके अपना एक्सपेरिमेंट करेगा। जो लैंडर हमारा है, लैंडर के ऊपर जो पेलोड्स हैं वो अपना काम करेंगे, दोनों डेटा जो है वो नीचे आएगा। लैंड जो रोवर है, रोवर अपने सारा डेटा को लैंडर को देगा और लैंडर का डेटा जो है वो नीचे हमारे पास आएगा जहां एनालिसिस होता रहेगा। ठीक है, एक बार हमारे संवाददाता अक्षित गुप्ता है, नेहरू तारामंडल दिल्ली से लाइव, सीधे उनके पास चलेंगे। अक्षित, क्या माहौल है खास तौर से बच्चों में, क्योंकि आज मतलब जानकारी है कि देश में जितने छोटे बड़े स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सब जगह लाइव स्ट्रीमिंग का प्रबंध है, जहां कि बच्चे देखें कि चंदा मामा अब दूर नहीं है, चंदा मामा तक भारत पहुंच गया है। जी बिल्कुल, देखिए 140 करोड़ भारतीय जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब विक्रम लैंडर जो है मून पे लैंड करेगा। मैं अभी नेहरू तारामंडल में हूं और यहां पर जो है हर्षोल्लास का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ जो है छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये ड्राइंग्स वगैरह ये बना के लाए हैं। हम इनसे बात करेंगे। आप हमें अपना नाम बताइए। है ना, आप ये क्या बना के लाए हैं? साइंटिस्ट। कितना कितना प्राउड महसूस हो रहा है? आज चंद्रयान मून पे जाने वाला है, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप भी हमें बताइए, अच्छा लग रहा है चंद्रयान मून पे? हाँ जी, अच्छा लग रहा है मेरे को। चंद्रयान वो जल्दी पहुंच जाए जी, भगवान से मेरी प्रेयर है। आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से लैंड कर जाए, सेफ है ना? आप भी हमें बताइए, आपका क्या नाम है? ठीक है, आता हूँ आपके पास सीधे स्टूडियो में। क्या बना के लाए आप? इतनी अच्छी ड्राइंग डॉक्टर DK पांडे जुड़े सीधे पांडे सर के पास। पांडे सर, बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखा जाएगा और कहा जाता है कि साहब भेजना स्पेसशिप बहुत मुश्किल काम नहीं है, हालांकि मुश्किल है, लेकिन ये जो आखिरी के आर्स होते हैं, लैंडिंग वाले, लैंडिंग के बाद थ्रस्ट वाले, उसके बाद लूनार ग्रेविटी वाले और उसके बाद जो वहां एक तूफान होता है, ये सबसे क्रूशियल पीरियड होता है किसी भी स्पेसशिप के लिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ कोई फूंक फूंक के पीता है, क्योंकि चंद्रयान 2 की जो हमारा अनुभव है, थोड़ा मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया था कि हम उसमें पूर्णतः असफल नहीं हुए थे, हमने बहुत कुछ पाया था और उन सभी से हमने सीखा है। जो लेसन लर्न के जो अनुभव मिला हमको, वो जो है बहुत, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, उसको आंकना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक बात है कि उसको सुरक्षित लैंड कराने का, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 अभी हमारे इस मिशन का यही है कि सॉफ्ट लैंडिंग कैसे हो, और उसके लिए जो अभी 5:44 पर ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस अभी शुरू होगा, तो वो प्रक्रिया शुरू होगी, तब हम उसको देखेंगे कैसे कैसे बढ़ता है। लेकिन जो सावधानियां बरतने की आवश्यकता है वो ये है कि हम जो स्पीड हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जो डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है, डिसेंट का रिक्वायरमेंट है, वो सब टाइमली हो, क्योंकि इसमें कैमरे लगे हुए देखेंगे कि स्पॉट कहाँ लैंड करेगा। अगर वो अनइवन स्पेस है तो वो वहाँ पर उसको जो लैंडिंग स्पॉट है साउथ पोल में, वो शिफ्ट हो जाएगी। ध्यान रहे कि हम बात कर रहे हैं तूफान वगैरह की, टेम्परेचर लो है तो उम्मीद बहुत ही कम है कि धूल से बड़ा कोई गुबार उठेगा, लेकिन संभावनाओं जीरो नहीं की जा सकती, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज हैं, इसलिए उसका जिक्र किया जा रहा है। जहाँ तक बात है, एक देखिए एक और मजेदार चीज़ है कि ये जो लैंडर जा रहा है, ये पहले एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इसको पहले सीधा करना होगा और उसके बाद वो डिसेंट शुरू करेगा। तो वो एक प्रक्रिया जो है अभी जो 5:44 के बाद शुरू होगी, तो वो सीधा होने के बाद जब डिसेंट करेगा और वो प्रॉपरली लैंड कर जाएगा, उसका एक पैनल खुलेगा और फिर उसके बाद रोवर निकलेगा और वो चलेगा। ध्यान रहे, एक पूरा इसरो टीम और बहुत जो जानकार हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि रोवर के जो पद चिन्ह हैं, वो जो व्हील पर निशान हैं भारत के और इसरो के लोगो हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो भी एक हमारी उत्सुकता बनी रहेगी। हाँ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है राणा सर, जो पांडे सर बता रहे हैं कि जो रोवर है, जब वो रोवर लैंड करेगा तो जो छाप होगी हिंदुस्तानी फ्लैग की, नेशनल फ्लैग की, हमारे इसरो की, वो चांद के ऊपर मतलब पता चलेगी। मतलब आप कहीं गए और झंडा फहरा देते हैं, उस तरीके वाला मामला है। ऐसा ही है, दुनिया के बाकी देश जाते हैं तो चाहते हैं कि उनकी निशानियां चांद के ऊपर रहें। तो हिंदुस्तान ने भी जब अपना चंद्रयान मिशन 3 भेजा है, तो उसने भी इस बात की पूरी तैयारी की कि वह हिंदुस्तान का अपना झंडा हो और इसरो का अपना निशान हो, और ये दोनों चीज़ें चांद की सतह पर आपको नजर आएंगी। और हिंदुस्तान के लिए इससे गर्व की बात और क्या होगी कि हमारा सक्सेसफुल वहाँ लैंडिंग हो जाती है और फिर हमारे देश की 2 बड़ी निशानियाँ उस चांद की सतह पर आप देख पाएंगे। ठीक है, एक बार यूके देवनाथ जी भी है, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स एंड डिफेंस एक्सपर्ट। देवनाथ सर, 2-3 चीजें जो ये लैंडिंग प्रोसेस है, जब आप लैंड कर रहे होते हैं तो बिल्कुल आपको थ्रेशोल्ड रखना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ वहां की ग्रेविटी काम कर रही है, आपको अपने आप की स्पीड बिल्कुल लो करनी होती है।
लोग कहते हैं कि साहब ये चीज अगर आप संभाल के ले गए तो आप समझिए मिशन मंगलम। जी हाँ, जो लैंडिंग प्रोसेस है, चाहे वो हवाई जहाज हो या पतंग हो या स्पेसक्राफ्ट हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। मैं खुद एक्स फाइटर पायलट रह चुका हूँ, तो मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ कि जो लैंडर है उसको किस तरह से लैंड करना है। मैं जरा हाथ का इस्तेमाल करूँगा। देखिए, जो लैंडर है प्रेजेंटली, अगर यहाँ चांद है गोलाई में, तो अभी जो लैंडर है वह इस स्थिति में। ठीक है, आ रहा हूं सीधे आपको एक मिनट आ रहा हूं सर, सीधे आपको इसरो लेकर चलते हैं। इसरो में क्या हालचाल है? हमारे संवाददाता मनोहर हमसे जुड़े हैं। मनोहर, क्या दृश्य है इस समय? तो बिल्कुल हर आदमी सिर्फ यही कह रहा होगा और दुआ कर रहा होगा कि मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो, जिसकी उम्मीद सबसे ज्यादा है आज हिंदुस्तान को। देखिए, बिल्कुल रजत जी, अगर मैं बात करूं तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, लोगों में एनर्जी है। और मैं अभी उसी कमांड सेंटर में मौजूद हूं जहां सीधे विक्रम लैंडर से संपर्क साधा जाता है। और यहाँ से आप देखिए, ये पूरा कमांड सेंटर है। यहाँ मीडिया की एक गहमा गहमी है, मीडिया के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं से स्क्रीनिंग की जाएगी, क्योंकि यहाँ से 50 मीटर के फासले पे ही जिस MOX की बात करते हैं, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, वो यहीं पर मौजूद हैं। तमाम सैटेलाइट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और जब लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होगा, पावर डिसेंट की जब शुरुआत होगी, उसके बाद टोटल ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस विक्रम को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद विक्रम खुद आगे की ओर बढ़ता जाएगा। एक बार हम दर्शकों को फिर से बता दें कि 4 फेज में विक्रम अपना काम करेगा, उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग होगी। मैं आपको बता दूं और हमारे व्यूअर्स भी उसे देखें कि ये आप देखिए, ये ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोसेस है। और यहाँ पर ये आप देखिए कि पहला फेज जब पावर डिसेंट स्टार्ट होगा तो ये रफ ब्रेकिंग फेज कहलाता है। ये 30 किलोमीटर, मतलब चांद की सतह से विक्रम लैंडर अभी 30 किलोमीटर पे होगा और वहाँ से 1.68 मतलब 1068 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो धीरे धीरे चांद की सतह की ओर जाएगा। जब रफ ब्रेकिंग फेज कंप्लीट होगा तो टोटल 690 सेकेंड 690 सेकेंड का वक्त लगेगा। उसके बाद वो सेकेंड फेज में एंटर करेगा। लेकिन अब आप देखिए, ये एटीट्यूड है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये चांद की सतह है। तो यहाँ से जैसा हम फ्लाइट मूव करते हैं और लैंडिंग के टाइम में थोड़ा सा झुकाव होता है, तो विक्रम लैंडर भी थोड़ा सा झुकेगा और इसकी हाइट भी कम होगी। पहले 30 किलोमीटर फर्स्ट फेज में होगा, सेकेंड फेज में जब ये एंटर करेगा तो 7.4 किलोमीटर में हो जाएगा और इसको एटीट्यूड होल्ड फेज कहते हैं। वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, हाइट भी कम होगा, स्पीड भी कम हो जाएगी। उसके बाद जब थर्ड फेज में जाएगा, थर्ड फेज में 6.8 किलोमीटर की हाइट होगी जो चांद की सतह से ऊपर होगी और यहाँ पर जो स्पीड होगा वो आप देखिए 336 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और उसके बाद जब ये फोर्थ फेज में एंटर करेगा, क्योंकि ये जो थर्ड फेज है, ये थर्ड फेज ही इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है, क्योंकि जब विक्रम लैंडर को पूरा कमांड सौंपा जाएगा तो टोटल जो चलना शुरू करेगा तो टोटल 800 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करेगा। ये आप देखिए, फर्स्ट फेज में 745.5 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल तय करेगा। उसके बाद जो थर्ड फेज की जो मैं बात कर रहा था, ये फाइन ब्रेकिंग फेज, इसमें ही चंद्रयान 2 जो है सो असफल हुआ था, कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ था। तो ऐसी स्थिति में इस बार काफ़ी ध्यान रखा गया है, तमाम इक्विपमेंट्स बढ़ाए भी गए हैं। और अब आप देखिए, जब फोर्थ फेज में ये एंटर करेगा, मैं अपना कैमरा पर्सन को कहूँगा, वासिफ को, वो जूम इन थोड़ा करें और इसको दिखाएं। यहाँ पर क्या है कि टर्मिनल डिसेंट फेज कहलाता है और यहाँ पर जब विक्रम लैंडर पहुँचेगा तो चंद्रमा की सतह से इसकी हाइट जो होगी वो मात्र 800 से लेकर के 1300 मीटर की होगी और यहाँ पर 12 सेकेंड के लिए वो हॉवर करेगा। जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है और कुछ देर के लिए मंडराता है, तो 12 सेकेंड के लिए विक्रम लैंडर यहाँ पर मंडराएगा। उसके बाद वो वर्टिकल, फोर्थ फेज में क्या है, वो वर्टिकल उतरने की कोशिश करेगा। लेकिन उसी दौरान जब वो वर्टिकल होवरिंग करेगा तो 131 सेकेंड वो वर्टिकल नीचे आएगा और नीचे आने के बाद चंद्रमा की सतह से मात्र 150 मीटर की ये दूरी होगी। ये आप देखिए 1 2 3, ये यहाँ से 150 मीटर की दूरी होगी और यहाँ पर भी 22 सेकंड के लिए विक्रम लैंडर मंडराता रहेगा और वो
तस्वीर कैप्चर करेगा कि जो लैंडिंग साइट है, जो बोगस लवास्की क्रेटर है जहां लैंड होना है, जो डेजिग्नेटेड प्लेस है, वो उनके लिए एक माकूल प्लेस है या नहीं है। उसके बाद जब वो तस्वीर को पुरानी तस्वीर से वो मिलान करेगा विक्रम लैंडर, तब देखना होगा कि वो सही है। तो वो डायरेक्ट वर्टिकल देखिए 150 मीटर से फिर वो आएगा 60 मीटर की दूरी पे, उसके बाद 10 मीटर की दूरी पे आएगा चंद्रमा की सतह से और सीधे वो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगा, मतलब ये इस पे उतर जाएगा। अगर उन्हें लगेगा मनोहर एक बार और जो 150 मीटर का फासला रहेगा चांद की सतह से, वहां हॉवरिंग होगी, उससे ठीक ऊपर जो वर्टिकल लैंडिंग हो रही है उसके ठीक ऊपर कितनी दूरी रहेगी सतह से? आपने एक बताया कि 150 मीटर का जब फासला रह जाएगा तो वहां आकर के वो हॉवर करेगा, उसके ठीक ऊपर जहां से वर्टिकल लैंडिंग कर रहा है वो डिस्टेंस कितने की है? देखिए बिल्कुल, मैं एक बार फिर से उसी डिस्टेंस के बारे में आपको बता दूं कि ये आप देखिए जब ये फोर्थ फेज में एंटर करेगा लैंडिंग का, आप थर्ड फेज में आइए, थर्ड फेज से फोर्थ फेज की तरफ आइए। ये 800 से लेकर के थर्ड फेज से मैं फोर्थ फेज पे गया जहां पर विक्रम लैंडर वर्टिकल लैंड करेगा। तो उसमें जो डिस्टेंस है, जो चंद्रमा की सतह से ऊंचाई है, हाइट है, वो 800 से लेकर के 1300 मीटर की ऊंचाई पे है और जहां पर ये 12 सेकंड तक होवर करेगा और उसके बाद वो नीचे आएगा, उसमें उसको वक्त लगेगा 131 सेकंड का, जिसमें वो सीधे 150 मीटर की दूरी पे वो आकर के रुक जाएगा। फिर वो 22 सेकंड के लिए मंडराता रहेगा विक्रम लैंडर और उसके बाद वो वहाँ की तस्वीर लेगा, जिसको हम कहते हैं लैंडर पोजीशनिंग डिटेक्टिंग कैमरा। उससे तस्वीर लेने के बाद वो पुरानी तस्वीर से उसको मिलाएगा कि वो बोगस लावस्की क्रेटर से मिलान होता है, क्रेटर से या नहीं होता है। उसके बाद वो सीधे लैंड करेगा, लेकिन सीधे लैंड करने में भी 3 फेज हैं। अब आप देखिए, जब 150 मीटर पर वो आकर के रुकेगा, तस्वीरें लेगा, उसके बाद उन्हें लगेगा कि हम लैंड कर सकते हैं, तो एक जंप करेगा। एक जंप जो है सो 150 मीटर से वो 60 मीटर पे जाएगा और 150 से 60 मीटर की दूरी तय करने में 76 सेकंड का वक्त लगेगा और 60 मीटर के बाद फिर वो नीचे डाउन जाएगा और वो 10 मीटर पे जा करके जाएगा और उसके बाद ही चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। नहीं तो वो फिर वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। अगर उन्हें नहीं लगेगा कि वो उनके लिए सही क्रेटर है या सही जगह है, वहां लैंड नहीं कर सकता है, तो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग आगे होगी, वो जाएगा। फिर सर इसका मतलब ये हुआ कि सेफ्टी प्रिकॉशंस जो रखे गए। लेकिन रजत क्या शानदार तरीके से बताया है। मैं इसलिए पूछ रहा था मनोहर कि आपने ये कहा कि जब 800 मीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा सतह से, तो उस समय वो वहां से 150 मीटर आने में लगभग 2.25 मिनट का फासला लग रहा है, 130 सेकेंड 135 सेकेंड। तो 150 मीटर से लेकर के 60 मीटर में आपने कहा कि 75 से 76 सेकेंड लगेंगे, उन्हें 1.25 मिनट। स्पीड लगातार कम हो रही है, तो आप देखिए कि 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार जब है 25 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर से जब चल रहा है, तो वो 800 मीटर पर स्पीड जो है 800 से लेकर 150 मीटर आने में उसको 2.5 मिनट लग जाते हैं और 150 मीटर से 60 मीटर पर आने पर 76 सेकंड लग जाते हैं। स्पीड बहुत तेजी से कम हो रही है। यानी कि मनोहर का कहना यह है कि जब 50 मीटर या 60 मीटर के आसपास वो रह जाएगा, तब वो तय करेगा कि हमको लैंड कर जाना है या फिर मुझे ऑटोनोमसली लैंड करना है, मैं खुद से अब लैंडिंग की स्पॉट देखूं। अब 5:44 के आसपास यह कमांड दिया जाएगा कि ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस जिसको कहते हैं ALS, उस सीक्वेंस को ऑपरेट ऑन कर दिया जाएगा। यानी कि अगर जो कमांड दिया गया है उसके मुताबिक तुमको उतरना मुनासिब नहीं लग रहा है, तुम्हारे कैमरा तुम्हारे सेंसर्स कहते हैं कि नहीं ये जगह ठीक नहीं है, समतल नहीं है, तो उस 50-60 मीटर के हाइट के बाद अपना कॉल लो और अपने कॉल के मुताबिक आप देखो कि आजू बाजू कहां जाकर के आप लैंड कर सकते हो। मनोहर ठीक, मैं ठीक कह रहा हूं? कमोबेश यही स्थिति है। वो यही जो इंटेलिजेंस है राणा सर जिसकी हम बात कर रहे थे कि इस बार इनेबल्ड है ये, कि ये देख सकता है, समझ सकता है और कमांड दे सकता है कि नहीं साहब अभी नहीं करनी है, अभी रुक जाइए, या ये जो जगह है ये मुफीद नहीं है हमारी लैंडिंग के लिए, तो उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब, ये जो टेक्नोलॉजी इस बार दी गई है, जो पिछली बार जैसे लोग कह रहे हैं कि साहब पिछली बार जो दिक्कत थी, इस बार इसी दिक्कत से निपटने के लिए ये इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि लैंडिंग से पहले खुद जो स्पेसशिप है वो फैसला ले सकता है, वो कमांड दे सकता है कि नहीं साहब यहां लैंड करना है या नहीं करना है।
जी रजत भाई, देखिए आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और देखिए कहते हैं कि एक अंग्रेजी में कहावत है दैट वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो पिछली बार हमने जब लैंडिंग की थी वो इतनी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं थी, उसकी वजह से पूरा जो मिशन था, पूरी एनर्जी थी, पूरी ताकत थी, वो कई लोग कहते हैं कि ज़ाहिर हो गई, कि ज़ाया हो गई और वेस्ट हो गई वो। लेकिन इस बार हम बहुत केयरफुल हैं, डबल केयरफुल हैं। पूरा कमांड कंट्रोल सिस्टम, अभी हमारे आपके संवाददाता ने बड़े अच्छे से बखूबी समझाया किस तरीके से वहाँ पे वो होवर करेगा, कितना फासला होगा। तो बात ऐसी है, तो हमें उम्मीद है इस टाइम पे सॉफ्ट लैंडिंग होने की, और पूरी मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें अभी टिकी हुई हैं यहाँ पे कि विक्रम लैंडर जब लैंड करेगा तो बहुत ही एक हिस्टोरिकल मोमेंट ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं, मैं ये कह रहा हूँ। और यहाँ भी मैं सुनने को आया कि मेरी नजर तो घड़ी पे है बस, और मैं देख रहा हूं कि कुल मिलाकर के 40 मिनट का समय बचा हुआ है। यानी कि हमारा जो लैंडर है वो अपने ऑर्बिट में आखिरी राउंड पे है, वो पहुंच रहा है उस स्पॉट की तरफ जहां से उसको लैंड करने के लिए कमांड दिया जाएगा। और यह फासला बस 40 मिनट के आसपास का बच गया है। 40 मिनट के बाद लैंडिंग शुरू हो जाएगी। और मनोहर जिस तरीके से बता रहे थे कि 4 फेजेस होंगे, 4 फेजेस में वो जाएगा, हॉवर करेगा, जाएगा, हॉवर करेगा, जाएगा, हॉवर करेगा। उसके बाद अगर लगता है कि जो कंट्रोल कमांड रूम से कहा गया है कि यहाँ लैंड कर जाना, यही स्पॉट है, वहाँ उसको लगता है कि नहीं यह सही जगह नहीं है, तो वो अपने से फैसला करेगा हमारा लैंडर की लैंड कहाँ करना है। लेकिन इस बार सॉफ्ट लैंडिंग की सारी तैयारी रख ली गई है। यह 615 करोड़ की लागत से गया हुआ है। दुनिया में अब तक का सबसे कम बजट का यह अभियान मान सकते हैं आप। इससे महंगी महंगी तो हॉलीवुड की फिल्में बन जाती हैं, और इतने कम बजट में एक बड़ा अभियान चांद के उस हिस्से पर जिस हिस्से पर दुनिया का कोई भी देश आज तक नहीं जा सका है। कुल मिलाकर के 3 ही देश कामयाबी से अपना अभियान पूरा कर सके हैं, एक रूस है, एक अमेरिका है, एक चीन है। वैसे अभियान 6 देशों के रहे हैं, जिसमें इजराइल भी है, जापान भी, यूरोपियन यूनियन भी है, और हम आ गए हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान जो है दुनिया का इकलौता ऐसा पहला देश होगा जो चांद के उस हिस्से पर उतारेगा जिसको दक्षिण ध्रुव का हिस्सा कहते हैं। और वहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी गुंजाइश है, दुनिया उसके बारे में जानना चाहती है। और वहाँ जो जानकारी मिलेगी बहुत मुमकिन है कि विज्ञान में और धरती की खातिर बहुत आगे संभावनाएं, गुंजाइश और प्रयोग करने के रास्ते निकले। ठीक है राजन, मुझे लगता है भारतवासियों की तो नजर है, मुझे लगता है थोड़ी दिन में वो लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू हो जाएगी जो हम आपको दिखाएंगे चंद्रयान की तरफ से, जो इसरो ने दिया लिंक। लेकिन सर भारत के साथ साथ चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, इस वक्त विश्व की निगाहें भारत पर है। वो भारत को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि ठीक है कई सारे मिशन हुआ आपने बताया, लेकिन साउथ पोल पर यह पहला मिशन है जो सक्सेसफुल होगा। 6:04। मैं रजत देखो, अभी रूस ने जो अपना मिशन भेजा था, मुझे लगता है कि रूस की कोशिश ये थी कि वो आप साउथ पोल पर जाकर के चांद के ऊपर अपना अभियान सक्सेसफुली पूरा कर लो, ताकि हिंदुस्तान के नाम यह सहरा नहीं जा पाए। हिंदुस्तान यह तमगा अपने नाम लेकर के नहीं जाए कि दुनिया का पहला देश जिसने चांद के दक्षिणी हिस्से पर अपने स्पेसक्राफ्ट को या अपने स्पेसशिप को उतारा है, और वो क्रैश हो गया, लूना 25 जिसको कहते हैं। अब दुनिया का कोई भी देश या जो चांद का बीच का हिस्सा जिसको इक्वेटर कहते हैं उसके आजू बाजू ही साउथ में, नॉर्थ में वो उतार सके हैं। लेकिन जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा रहस्य रहा है, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा प्रश्न रहे हैं, जो हिस्सा हमेशा शैडो में रहा है, जहां सूरज की रोशनी नहीं जाती है, जहां रात में तापमान 230 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जहां सब कुछ जम जाता है, उस इलाके में पानी के होने की गुंजाइश हो सकती है। और पानी के होने की गुंजाइश अगर है और वह पता हिंदुस्तान के इस मिशन से लग जाता है, तो इस दुनिया के लिए एक करिश्मा होगा। वह जो अब तक नहीं था हिंदुस्तान के जरिए सामने आ गया। फिर स्पेस मिशन पर आगे जाने के लिए आप चांद को एक अगले स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डीके पांडे सर है हमारे साथ। पांडे सर, आगे विक्रम का क्या क्या काम होगा? 5 बड़े काम जो विक्रम करके देगा हिंदुस्तान को। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जैसे मैंने कहा था कि विक्रम वेताल की कहानी अगर ध्यान हो तो विक्रम का रोल वही है कि वेताल को ले जाना। और वेताल कौन है? वो रोवर है। तो खैर ये तो रहा एक हल्के अंदाज में बात को समझाने का प्रयास। लेकिन जहां तक बात है विक्रम साराभाई जो हमारे स्पेस साइंस के
जनक माने जाते हैं, उनके नाम से जी विक्रम बिल्कुल, जी। विक्रम साराभाई के नाम से ही बनाया गया, इनको सही बात है, लेकिन ये मैं इनका एक हल्का तरीका बताने का। खैर, जब पहला काम जब ये लैंड करेगा, मैं एक और चीज़ बता दूं जो मनोहर भाई ने प्रयास किया है कि ये जो पहली जो फेज़ 1 है जिसकी बात वो कर रहे थे, रफ ब्रेकिंग फेज, उसमें हाइट होगी 30 किलोमीटर्स। हम मेरे ख्याल से इसको 3 अगर डायमेंशन में समझें तो आसान होगा और सहज हो जाएगा हमारे लिए और दर्शकों के लिए भी। फेज 1 में हाइट है 30 किलोमीटर्स। अब ये जब दूसरे फेज में आएगा, यानी कि ऑल्टीट्यूड होल्ड, यानी कि ऑल्टीट्यूड होल्ड हो रहा है उस समय, और वो लगभग 10 सेकंड का होगा। उस बीच में उसको बदलना है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में, जिसमें कि सीधा उसको लैंड करना है। ये कहाँ बदलेगा? ये कहाँ बदलेगा? ये बदलेगा ऑल्टीट्यूड होल्डिंग फेज में, यानी कि नंबर 2 पे। उस समय नंबर 2 पे हम उसमें उसकी हाइट होगी 7.42 किलोमीटर्स। मतलब वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल डिसेंड कर मूवमेंट में आ जाएगा, डिसेंड करेगा। और जब हम थर्ड फेज में जाएंगे उस समय हाइट जो है 7.42 होगी, और थर्ड फेज में स्पीड जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था 0 के आसपास, यानी कि मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होगी। और जो उसकी ऊंचाई होगी वो लगभग 0.8 किलोमीटर, यानी कि लगभग 800 मीटर की आसपास होगी। तो ये रहा जो इसका पूरा हाइट और डिस्टेंस के मामले में जो जहाँ तक बात है। अब बात हो रही है कि विक्रम वहाँ लैंड करेगा और उसके बाद उसका एक पैनल खुलेगा। पैनल खुलने के बाद उसमें से रोवर निकलेगा। रोवर जब निकलेगा वो ये इतना आसान भी नहीं होगा, वो लगभग मेरे ख्याल से 2 घंटे का समय लेगा ये पैनल खुलने में। और उसके बाद जो है वो रोवर उसमें निकल के और वो जाएगा, जो उसका जो प्रोग्राम किया गया है उस हिसाब से वो करेगा। साथ में ध्यान रहे कि कंट्रोल जो है, कमांड सेंटर की तस्वीरें भी आ रही हैं। जी आप बोलते रहिए। जी जो देखा जाएगा ये कि कुछ इस बीच में कुछ देर के लिए कमांड कंट्रोल के साथ इनका संपर्क नहीं हो पाता। उस समय जो प्रोग्राम किया होता है उसके हिसाब से वो सिस्टम काम करेगा। जब ये रोवर बाहर आ जाएगा तब कंट्रोल डेफिनेटली हमारे साथ होगा। साथ में एक और बता दूं कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी हमारे साथ एक क्षण जो है हमारी मदद कर रहे हैं, ताकि क्योंकि ये जो मिशन है केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम वहां पर सूर्य की किरणें जो एक बात आपसे जानना चाहता हूं। आप जो कह रहे हैं कि ऑल्टीट्यूड होल्ड करने की पोजीशन 7.4 किलोमीटर के आसपास आप बता रहे हैं कि जब लगभग 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा उस समय जो पोजीशन है उसकी वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगी, और यह एक क्रिटिकल फेज होता है। जी जी। वहां से फिर 800 मीटर का फासला जब रह जाएगा फिर वहां भी वो होल्ड करेगा, हॉवर करेगा जी। और फिर 60 मीटर वहां पर होल्ड करने के बाद दिखेगा कि जो स्पॉट है वो सही है कि नहीं, जी। क्योंकि वहां का अनविल स्पॉट होने की संभावना है। जैसा कि जो मुझे जहां तक ध्यान है, चंद्रयान 2 के समय जब लैंडिंग हो रही थी तब वो जो सरफेस था वो अनइवन था और स्मूथ ही था। एक और महत्वपूर्ण मैं डेटा देना चाहूंगा कि जो लैंडिंग सक्सेस रेट है वो जहां तक मुझे ख्याल है वो 12 से 17% के बीच में ही है। और अभी पिछले अप्रैल में इसी वर्ष ही जो है जापान के साथ एक की जो प्राइवेट एजेंसी है उन्होंने प्रयास किया था वो असफल रहा। इजराइल की एजेंसी ने 2019 में प्रयास किया था, वो असफल रहा। और लूनो 25 के बारे में हम जान चुके हैं कि उनके अर्जुन गुलिया साहब, मैं समझ गया ये जिस बात का जिक्र कर रहे हैं। 2 चीजें हैं, चांद पर मिशन को ले जा करके आपको 2 पोल्स अपार्ट अलग अलग चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। एक चीन है, 2013 से लेकर के 2022 के बीच में उसने 3 मिशन भेजे और तीनों कामयाब रहे। और पिछले 4 साल में हिंदुस्तान, रूस, इजराइल, जापान, इन 4 देशों ने अपने 4 अभियान भेजे, चारों नाकाम रहे। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए संभावनाएं, जैसे मैंने कहा कि हमारे अर्जुन गुलिया, हर एक मिशन से हम लेसन सीखते हैं। जैसे ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो आने वाले कई जो मिशन होंगे उनकी ये मेरा सवाल अर्जुन गुलिया साहब से था। हाँ जी, तो सर मैं देखिए इंडिया का जो मिशन है उसकी खास बात ये है कि वो साउथ पोल पे गया है। तो जो चाइना के जितने ही मिशन गए हैं वो सारे के सारे मिशन आपके इक्वेटर के पास गए हैं। इक्वेटर के पास लैंड करना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि वो चीज़ पिछले हम 50 साल से हम करते आ रहे हैं। और जो पोल पे लैंड करना वो बहुत ही टफ है, क्योंकि वहाँ का सरफेस ऐसा है। इक्वेटर का सरफेस कंपैरेटिवली प्लेन है और जो आपका पोल्स का सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेटर से भरा हुआ है। तो पोल पे जिसने भी अब तक कोशिश की है जाने की वो सब नाकाम रहे हैं। इक्वेटर पे तो यूएसए भी 50 साल पहले जा चुके हैं। ठीक है अर्जुन गुलिया जी, ये साउथ पोल महत्वपूर्ण क्यों है और हमने क्यों चुना साउथ पोल? जी देखिए, क्योंकि चंद्रयान 1 जो ये हमारा जो मिशन है, चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 1 ने चांद के ऊपर पानी खोजा था। पानी उन्होंने पूरे चांद के ऊपर नहीं खोजा था, उसके एक बहुत ही स्पेशल हिस्से पे खोजा था जो कि आपका साउथ पोल है। तो जब साउथ पोल पे जब हमने पानी खोजा है
तो वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पानी एज ए लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। वहाँ का जो मिनरल है उस मिनरल में ही पानी के कुछ कण मौजूद हैं। तो हम उसी को ही समझने और उसी की स्टडी करने हम मिशन भेजना चाह रहे हैं। अब तक हमने उसके बाद जितने भी मिशंस हुए हैं हमने उस चीज़ को वापस वेरीफाई किया है कि वहाँ पे जो पानी है, पानी मौजूद है या फिर कितनी मात्रा में मौजूद है, बट कभी भी हमने उसे जाके स्टडी नहीं कर पाए। तो ये जो मिशन है ये इसीलिए महत्वपूर्ण होगा कि हम जब साउथ पोल पे जाएंगे, साउथ पोल पे जाके हम अपने पहला को बता दें कि अब वक्त जो है वो 32 मिनट के आसपास का बच गया है। रोमांच है, थोड़ा तनाव है, उत्साह भी है, अंदर से एक खुशी जो है जो आती सी जा रही है, बाद में वो एक बड़ी खुशी में तब्दील हो जाएगी जब 140 करोड़ लोग मिलकर के झूमने लगेंगे। हमारा जो लैंडर है वो अपने आखिरी दौर में है और 30 घंटे बाद उसको कमांड दे दिया, 30 मिनट के बाद उसको कमांड दे दिया जाएगा लैंड करने का। हमारे साइंटिस्ट बता रहे हैं कि जब 30 किलोमीटर की ऊंचाई से, जैसे हमारे सहयोगी मनोहर ने बताया कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई से जब वो चलेगा तो वो 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर आकर के होल्ड करेगा, हॉवर करेगा, फिर वहाँ से वो 800 मीटर की ऊंचाई पर आएगा, फिर होल्ड करेगा, हॉवर करेगा और वहाँ वो तय करेगा कि अब मुझे जो जगह दी गई है वहाँ हमको लैंड करना है या फिर मुझे खुद से अपनी जगह तय करनी है। तो 5:44 11 मिनट के बाद यह कमांड उसको दे दी जाएगी कि भाई अगर तुमको जो जगह दी गई लैंड करने के लिए स्पॉट तुमको मुनासिब नहीं लग रही है तो तुम खुद से जो है अपनी जगह तय कर लेना। तो जो ऑटोनोमस कमांड होता है, ऑटोनोमस तरीके से लैंड करना होता है, वो कमांड उसको दे दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक तरीके से फिर लैंडर जो है वो उतर जाएगा। अब रजत मैं कहना चाहता हूँ 14 जुलाई को हिंदुस्तान ने एक सपना पाला जब हमारा अभियान यहाँ से चला और उसके बाद आज 23 अगस्त है। इस दौरान हिंदुस्तान पता नहीं कितने सपनों, कितने ख्यालों, कितनी खुशियों से गुजरता चला गया। जब धरती का ऑर्बिट उसने चेंज किया, फिर वो मून के ऑर्बिट में गया, फिर मून के ऊपर उसने अपने दायरे को बढ़ाया, घटाया और आज की तारीख में वो 134 गुना 25 यानी कि 25 किलोमीटर सबसे नज़दीक जा रहा है, 134 किलोमीटर सबसे दूर जा रहा है, वहाँ आ गया है। लैंडिंग का समय आ गया है और लैंडिंग के वक्त दुनिया देख रही है। अभी नासा के साइंटिस्ट संपर्क में हैं, वो भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। यूरोपियन एजेंसी, स्पेस एजेंसी, उसके भी साइंटिस्ट जो जर्मनी में बैठे हुए हैं वो भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। बेंगलोर में हमारा जो कंट्रोल कमांड सेंटर है वहाँ लगातार डेटा एनालाइज किया जा रहा है और वहाँ से फिर वहाँ इनपुट दिया जा रहा है लैंडर को कि भाई तुम इस इनपुट के आधार पर लैंड करो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एल्गोरिदम ठीक है, अभी तक जो चीज़ें तय की गई थी सब कुछ ठीक चल रहा है, सारा कमांड कंट्रोल बिल्कुल ठीक है, सब कुछ रास्ते पर है, तयशुदा तरीके से है। इसलिए बहुत हद तक इस बात की उम्मीद है कि इस बार हिंदुस्तान एक नया इतिहास रच रहा है जो दुनिया में कभी किसी मुल्क ने लिखा नहीं। ठीक है यूके देवनाथ जी, चंद्रयान 2 और फिर अब चंद्रयान 3 जो इतना वक्त लगा, लोग और एक्सपर्ट्स यही कहते हैं ये सारा वक्त इसी 1 घंटे के लिए लगा था। वहां तक पहुंचाना इतना मुश्किल काम नहीं था, लैंड कराना सही सलामत ये बड़ा काम था, इसी वजह से हम इतना लेट हुए। जी हाँ, देखिए 2019 में जब चंद्रयान 2 लैंड कर रहा था तो सबसे बड़ी बात तो सक्सेस की है। हाँ। मिशन उस वक्त भी 99% सक्सेस हुआ था क्योंकि हमने उसको हिंदुस्तान से लॉन्च किया, वो पृथ्वी का ऑर्बिट लगाने के बाद यहां से लेके चांद तक गया, उसने चांद में ऑर्बिट लगाया और उसके बाद चांद में सक्सेसफुल लैंड करने की कोशिश की। यानी उस वक्त भी मिशन 99% सक्सेसफुल था। एक बहुत छोटी सी फाइनल स्टेज में एक कैलकुलेशन की जो दुविधा थी उसकी वजह से वह ठीक से लैंड नहीं कर पाया था। तो क्या होता है, साइंटिस्ट के पास जितनी डेटा इनपुट आती है वो अलग अलग सिस्टम्स से आती है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट उसका ये लगाते हैं अनुमान कि मिस्टेक्स मेड क्या थे, क्या गलती हुई। क्या गलती हार्डवेयर में थी यानी उसके इंजन में थी, न्यूमेटिक सिस्टम में थी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में थी, उसके रॉकेट इंजन में थी। दूसरी, क्या गलती सॉफ्टवेयर में थी, जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स हैं उनमें जो लॉजिक सिस्टम डाला गया था, एक एनालिटिकल सिस्टम होता है, वो लॉजिक सिस्टम डिसाइड करता है कि क्या होने पर वो क्या कार्रवाई करेगा। क्या वो सॉफ्टवेयर में कोई प्लानिंग गड़बड़ हो गई? हाँ, उसी पर टाइम लगाया और लोग कह रहे हैं इसीलिए आश्वस्त है इसरो इस बार कि जो भी मेहनत करी गई है वो इसी लास्ट 1.5 घंटे के लिए कर गई। एक बार अर्जुन गुलिया जी के पास। अर्जुन जी, एक स्टडी ये बताती है कि अगर आप मंगल पर स्पेसशिप उतारते हैं तो उसका 40% से 45% सफल होने का होता है, लेकिन चांद पर सिर्फ 27% पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा क्यों? देखिए सर, पॉसिबिलिटी क्या है कि हम चांद पे
काफी लोगों ने अपोलो के टाइम पे लोग गए थे, बट उसके बाद काफी लोगों ने चांद को एज अ बैकफुट पे रख दिया था एंड दे स्टार्टेड गोइंग टू मार्स। तो जब आप 27% देखते हैं ना, तो आप ये सारा डेटा देखते हैं जब पहली बार हमने मिशन पे जाना शुरू किया था उससे अब तक का। और अगर आप देखेंगे कि पहले 30-40 साल तक काफी सारे फेलियर्स हुए थे और उन फेलियर्स से सीख के ही लोग आगे बढ़े थे। तो जो रशिया का जो ये मिशन था ये लूना 25 है, तो इससे पहले 24 मिशंस रशिया के जा चुके हैं। तो उसमें काफी सारे मिशंस पहले फेल हुए जिनसे सीख के वो कामयाब होना सीखे थे। तो जब आप ये 27% वाला जो आप बताते हैं तो ये उन सारे मिशंस को कैलकुलेट करता है। बट अगर आप देखेंगे 2000 के बाद जितने मिशन आपके सक्सेसफुल हुए हैं, आप देखोगे कि काफी सारे मिशंस 2000 सन के बाद जो गए हैं वो काफी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि हमारे पास वो एक्सपर्टीज आ चुकी है अब चांद पे जाने की। रही बात चंद्रयान 2 की, चंद्रयान 2 क्यों आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया? क्योंकि हमारा पहला ट्राई था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमारा भी पहला ट्राई था। और जैसे हमारे सहयोगी ने यहाँ पे बताया कि कुछ उसमें मिस्टेक्स हुई थी। वो मिस्टेक क्या हुई थी? अभी कुछ सप्ताह पहले इसरो डायरेक्टर सोमनाथ सर का एक काफ़ी अच्छा लेक्चर आया था, उन्होंने उसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ। उसमें हमने काफ़ी सारे लेट्स से लिमिट सेट की हुई थी उसके कोड में। तो लिमिट हिसाब से हमने सेट की थी कि हम किस तरह जो लैंडर है, लैंडर को हम कंट्रोल कर पाए। अब बाद में हमने ये पाया कि क्योंकि जो हमने जो लिमिट है वो लिमिट इतनी नैरो सेट की है कि जब बारी आई एरर्स को कंपेंसेट करने की, तो वो लिमिट की वजह से ही हमारा जो कोड है वो कोड हमारा ब्रेक हो गया। तो इस बार हमने उसे कंपेंसेट करने के लिए क्या किया है, जो पहले जो हमारा लैंडिंग एरिया 500 बाय 500 मीटर्स था उसको हमने 4 किलोमीटर वाला बढ़ा दिया है। जो ऑल्टीट्यूड चेंज का जो हमारा रेट था, आपको रोक रहा हूं, हाँ जी, छोटा सा कमर्शियल लेना है, कहीं मत जाइएगा। लैंडिंग, तस्वीरें, विश्लेषण, सब कुछ इंडिया न्यूज पर, सिर्फ छोटा सा कमर्शियल।